हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं एक नए अंदाज में, नए प्लेटफॉर्म के साथ। और आपको आशा करते हैं कि एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ आपको सारी आपके जो सिलेबस हैं उनको अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा, हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी जानकारी मिल सके अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपने आपको कैरियर से रिलेटेड। तो बच्चों, जैसा कि हम कई सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, आपका जीएस का जो सेक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और आपका करंट अफेयर वगैरह हो गया। तो पॉलिटी का जो लेक्चर हम कवर कर रहे हैं उसमें से हम कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आप देख चुके होंगे, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया, कैसा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें देखी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा प्रियम्बल्स देखे, अपने जो संविधान की हमारी प्रस्तावना जिसको आत्मा कहा जाता है संविधान की। फिर उसके बाद और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह, ये सब हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में देखे। आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और वो क्या होने वाला है? वो है आपका मूल अधिकार, यानी क्या मतलब फंडामेंटल राइट्स। आज हम किसकी बात करेंगे? फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है टॉपिक हमारा आज का? फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार। अब आप समझ ही रहे होंगे इसका महत्व और इसका कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी हमें जानने के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ुद को भी जानने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो संविधान में जो मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट रखा गया, मूल अधिकार जो रखा गया हमारे संविधान में, इसको सबसे पहली बात है रखने के पीछे कारण क्या था। ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मूल अधिकार हमें दिए गए, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये क्या है? लोगों के इंडिविजुअल अधिकार हैं, आपके व्यक्तिगत अधिकार हैं, आपके मूल अधिकार। तो जैसा कि हमें पता है कि हम सदियों से सताए गए, दबाए गए, एक्सप्लॉइट किए गए। कभी हमें अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिला। मौका भी मिलता था तो बहुत गिना चुना शब्द हम बोल सकते थे। यानी समझ ही सकते हो कि जो ब्रिटिश काल था, पूरा मुगल था, तो एक तरीके से आप अपने एक्सप्रेशंस को नहीं कर सकते। हमेशा एक तरीके से आम आदमी क्या था? दब के रहा। तो हमारे जो संविधान के निर्माता लोग थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने संविधान में एक ऐसा प्रावधान लेके आएंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो लोगों के हितों के लिए ज़्यादा लाभकारी, जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत लोग क्या कर सकें? अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, लोग अपना कल्याण कर सकें, इंडिविजुअली अपनी बातों को रख सकें लोगों के सामने, उनको धर्म की स्वतंत्रता हो, उनको समानता का अवसर मिले, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। ये सब बातें हमारे संविधान में रखने की बात हुई। अगर हम इसको एक गारंटी दे देंगे, लोगों को एक अधिकार के रूप में दे देंगे, तो लोग भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, आपके इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेंगे, और देश एक बेहतर रास्ते पे चल सकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने संविधान में रखने की कोशिश की। और ये कहाँ से ये संविधान में हमारे लाया गया, रखा गया? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है। तो आपके से पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है ये किस देश से लिया गया? प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में। तो ये जो प्रश्न आता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका मूल अधिकार हमने किस देश से लिया या किस देश के कॉन्सेप्ट से लिया, तो वो है आपका यूएस से। साफ साफ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? तो यूएसए से लिया ये आपका मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो मूल अधिकार है, एक आपका क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है। तो संविधान ने हमें कुछ व्यक्तिगत अधिकार दिए, और उसने कहा कि अगर वो अधिकार आपसे अगर कोई छीनता है, कोई उसको वायलेट करता है, कोई उसका हनन करता है, तो आप सीधे किसका दरवाजा खटखटाएंगे? बगल वाले कोर्ट का भी नहीं, हाई कोर्ट का भी नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगे। ठीक है ना? यानी आपकी मदद सीधा कौन करेगा?
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी ये इतना बड़ा आपको इंडिविजुअल राइट दे दिया गया, इतना बड़ा आपको अधिकार दे दिया गया, अगर कोई भी आपके खिलाफ जाता है, आपके बोलने के खिलाफ जाता है, आपको अपनी बात रखने के खिलाफ जाता है, आपकी आज़ादी के खिलाफ कोई आपको आज़ादी आपकी तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप सीधा कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट सीधा चले जाओगे। सोचो कितनी बड़ी पावर आपको मिल गई, इतनी बड़ी शक्ति अगर मिल गई तो आप अपनी बातों को रख सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो, हर एक तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। ठीक है ना? तो ये संविधान में मूल अधिकार का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आया। और ये जो मूल अधिकार आया, मूल अधिकार जो हमें दिया गया, इसको क्या बोला गया? इस मूल अधिकार को क्या बोला गया? भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया। साफ साफ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, जो हमारा मूल अधिकार है हमारे संविधान में जो दिया गया है, वो कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है ना? मैग्ना कार्टा। देखते हैं ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना? भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो आपको क्या बताना होगा? फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम में आपसे बोल देंगे डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, आपका यूनियन टेरिटरीज के यूनियंस ऑफ इंडिया, तो क्या 3-4 ऑप्शंस करके आएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप क्या बताओगे? मूल अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर इंग्लिश तो बहुत पढ़े हैं, जानते भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तो ये वर्ड तो नहीं दिखा कहीं वोकैब वगैरह में, बहुत द हिंदू ये सब पढ़े हैं। तो मैग्ना कार्टा कैसे मिलेगा जब आप इतना इंग्लिश पढ़ते हैं? जब आप फ्रेंच पढ़ते ही नहीं तो फिर आपको कैसे मिल जाएगा मैग्ना कार्टा? तो मैग्ना कार्टा बच्चों एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है ना? मैग्ना कार्टा क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का एक सूची, डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स। ठीक है ना? डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स यानी अधिकार पत्र कह सकते हो आप। ठीक है ना? अधिकार पत्र, उसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच वर्ड है जो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स। ये सबसे पहले कब इसका क्या कहते हैं उपयोग किया गया इतिहास में, और तभी से कोई भी जो इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स अधिकार पत्र से रिलेटेड होते हैं उसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इतिहास में जब जाएंगे तो जो सबसे पहले अगर किसी अधिकार की बात की गई, अधिकार पत्र की बात की गई थी, आप जाएंगे फ्लैशबैक हिस्ट्री में, तो वो था 1215 का समय है, जब ब्रिटेन के सम्राट, क्या नाम था उनका? किंग जॉर्ज। क्या नाम था? किंग जॉर्ज नाम था। इन्होंने ही सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द यूज किया और एक डॉक्यूमेंट्स राइट्स इशू किए। मतलब कुछ आपके लोग थे, मजदूर वगैरह थे, तो वो क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे कुछ अपने अधिकारों की। तो उन्होंने जो अधिकार दिए, जो अधिकार का अनाउंसमेंट किया, तो एक अधिकार पत्र दिया साइन करके, तो वही क्या कहलाया आगे चल के? मैग्ना कार्टा के नाम से उसको मैग्ना कार्टा बोला गया। ठीक है ना? मैग्ना कार्टा। तभी से क्या कर दिया जाता है? कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है रिलेटेड टू राइट्स, उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। तभी से चलता आ रहा है। तो हम भी अपने जो भाई मेन अधिकार था, लोगों के अधिकार से रिलेटेड, लोगों के राइट से रिलेटेड, तो भी हमने अपने संविधान की इस मूल अधिकार को, मेन इंपॉर्टेंट चीज को क्या बोल दिया? मैग्ना कार्टा नाम दिया। तो ये चीज समझ में आ गई, इतना बैकग्राउंड बता दिए तो आप इसको शायद भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस देश के संविधान से लिया गया? आपके यूएस के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया। और यूएसए में कहां से लिया गया? उसके पास भी अपना क्या कहते हैं मूल अधिकार था, लेकिन किस नाम से, कैसे, क्या था? वो था बिल ऑफ राइट्स। अगर कभी पूछ लें आपसे, यानी यूएसए से किससे लिया गया? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, लेकिन यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया। ठीक है ना? बिल ऑफ राइट्स भी उनका अधिकारों की एक सूची थी,
फंडामेंटल राइट्स के तरह से, तो वहां से ये लिया गया बिल ऑफ राइट्स। और इसको हमने अपने इस मूल अधिकार को इतने अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, इतने अच्छे तरीके से आपके संविधान में रखा लोगों के हितों के लिए, कि इससे भी कई गुना ज्यादा अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उससे भी काफी एक एक्सटेंडिव फॉर्म में रहा। ठीक है ना। तो ये था आपका मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रश्न में आ जाता है कि जैसे हमने पढ़ा संविधान में टोटल कितने पार्ट्स थे ओरिजिनल, आपके 22 पार्ट्स, फिर उसके बाद 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूचियां, तो ये सब सारी चीजें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी। फिर धीरे धीरे बढ़ी, 12 हो गया आपका अनुसूची, हो गया 25 पार्ट्स हो गए, आर्टिकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो शुरुआत में जैसे आपने पार्ट 1 में पढ़ा, क्या दिया गया है पार्ट 1 में, आपका यूनियन एंड its टेरिटरी, किस आर्टिकल्स, किस आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। पार्ट 2 में क्या दिया गया, सिटीजनशिप, किस आर्टिकल्स, किस आर्टिकल तक, 5 से लेके 11 तक। अब जब बात आ जाती है मूल अधिकार की, तो ये पूछ लेते हैं संविधान के किस भाग में दिया गया है मूल अधिकार की बात, तो आप कहोगे सर भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार की बात, यानी पार्ट 3। ठीक है ना। इन विच पार्ट, किस पार्ट में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पूछ लेगा अच्छा इतना पता है तो बताओ किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में, तो बोलोगे सर भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपका कवर करता है फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार हमारे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 12 से लेके 35 तक। ठीक है ना। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है ना। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि साफ साफ आपसे पूछ लेते हैं पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ हाउ, कौन से आर्टिकल से, पार्ट 2 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, तो ये तो कॉमन चीजें हैं, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इनको हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है ना। 12 से 35 पार्ट 3 आपका ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, कितने अधिकार दिए हैं, या आपसे पूछ ले इस समय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। अब इस समय बात कर दिया, मतलब उस समय कुछ और था, अब कुछ और है। हाँ बात सही है। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमें कितने टोटल मूल अधिकार दिए गए थे, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और प्रेजेंट में कितने हैं ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो जब संविधान बना उस समय हमारे पास ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों की सूची थी वो टोटल थी आपकी, कितना दिमाग में आया, चलो मैं लिखता ही जा रहा हूं। मूल अधिकार शुरुआत में हमारे पास कितने थे, 7 मूल अधिकार थे। ठीक है ना। टोटल मूल अधिकारों की संख्या 7 थी जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारा। ठीक है ना। जब तक चेंज नहीं हुआ था तब तक 7 थे। फिर आगे चल के जैसे जैसे समय बदला तो अब वर्तमान में यानी प्रेजेंट में टोटल कितना है, 6 मूल अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स। या फार मतलब आप समझिएगा फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना। शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आगे चल के एक फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारे कितने बचे, 6 फंडामेंटल राइट्स। तो अब हम देख लेते हैं एक व्यू में कि टोटल फंडामेंटल राइट्स जो 7 थे वो क्या क्या थे, और जो निकल गया वो क्या क्या है, वो क्या क्या था। जो निकला एक ही निकला है, अब जो बचे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है ना। पहले तो हमें एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में इतना तो जान लेना चाहिए, फिर हम सारी चीज़ों को आगे चल के एक्सप्लेनेशन के वे में पढ़ेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है ना। थोड़ा इसमें वक्त भी देना पड़ेगा, आराम से करना पड़ेगा। कहीं कहीं जब आपका फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये सब अगर क्लियर है तो फिर एक तरीके से आपका बेस ढांचा तैयार हो जाएगा, आप पूरी तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में बाबा बन जाओगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहला जो हमें मूल अधिकार दिया गया संविधान की तरफ से वो क्या था, सबसे बड़ी चीज जो हमेशा ऊंच नीच की चीजें हमारे साथ की गई,
बर्ताव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन का बर्ताव किया गया, समाज में वो दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, एक समानता का दर्जा नहीं मिला, गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अगर किसी फंडामेंटल राइट्स, व्यक्तिगत राइट्स देने की हमें बात की गई तो वो था आपको समानता का अधिकार। हम सबको बराबर का अधिकार देंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं, किसी के साथ छूत अछूत नहीं, कोई जनरल ब्रिगेडियर, कोई आपका महाराजा धीराज नहीं, सबको हम क्या बताएंगे, बराबर का दर्जा देंगे। तो इसलिए पहला फंडामेंटल बच्चों रखा गया, फंडामेंटल राइट्स रखा गया, समानता का अधिकार होगा सबके साथ। यानी आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं, समानता का अधिकार पहला फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने हमें दिया, यानी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। और इसको किस आर्टिकल में रखा गया, किस अनुच्छेद में रखा गया? समानता के अधिकार में टोटल 5 आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें 5 तरीके की समानताओं की आपकी बात की गई, और वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। ठीक है ना, 14 से लेके 18 तक। इसको साफ साफ लिख देता हूं, 14 to 18। ठीक, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। बात क्लियर? चलिए अब दूसरे फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फंडामेंटल राइट्स हमें क्या दिया गया? समानता की बात तो हो गई, सब पूरी तरीके से समान रहोगे, किसी तरीके छुआछूत, किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं हुआ। अब बात ये भी हुई कि लोगों की आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, ताकि वो स्वतंत्र रहें हर तरीके से, अपनी बातों को रखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, आराम से जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए पूरी तरीके से फ्रीडम दिया जाएगा उनको। और इसलिए दूसरा हमें क्या दिया गया? मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करेगा? स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। ठीक है ना, ये कहां से कहां तक? 18 खत्म हो रहा है तो वहीं से शुरू होगा सर, और कहां तक जाएगा? 22 तक। यानी आर्टिकल 19 से लेके 22 तक बात किया गया आपके स्वतंत्रता से रिलेटेड। कितने कौन कौन से तरीके से, किस किस तरीके से आपको फ्रीडम दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा संविधान की तरफ से, ये बात की गई राइट टू फ्रीडम। बात क्लियर? अब किस अधिकार की बात होगी? शुरू से दबाए गए, शुरू से आप कुचले गए, इन द सेंस कि एक्सप्लॉइट किया गया, आपको शोषण किया गया हर मामले में, बच्चा हो बूढ़ा हो सबको शोषण किया गया। शुरुआत में देखो लोग घंटे घंटे काम किया करते थे, एक भी पैसा नहीं मिलता था, बधुआ मजदूरी लोग करते थे बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ। तो ये सब से मुक्ति देने के लिए हमारे लिए आपके लिए कौन सा एक नया अधिकार दिया गया? वो था आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण किया, एक्सप्लॉइट किया, तो वो सीधा जेल जाएगा। तो क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहां लिख देता हूं, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक की बात करने वाला है बच्चों? 22 जहां खत्म हुआ, 23 से शुरू करेगा और सिर्फ 2 आर्टिकल्स में बात करेगा, 23 एंड 24, यानी 23 एंड 24 आर्टिकल में बात किया गया है राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका किसी भी तरीके से अब शोषण नहीं हो पाएगा। अब अगले किस अधिकार की बात की गई? शोषण के विरुद्ध अब कोई अधिकार होगा नहीं। अब जो अगली बात की गई, आपको जो स्वतंत्रता और अधिकार देने की बात की गई, वो था आपका धार्मिक स्वतंत्रता। अब आपको दी जाएगी, ठीक है ना। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो पूजा पाठ करने के लिए, चाहे जय श्री राम बोलो, चाहे अल्लाह अकबर बोलो, चाहे आप सिख धर्म फॉलो करते हो, वाहे गुरु बोलो, मतलब आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप अपने अधिकारों को पूरी तरीके से यूज कर सकते हो जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, ठीक है ना। तो अगला जो हमें आपका अधिकार दिया गया वो क्या था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों क्या दिया गया हमें अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बात की गई? 25 से लेके 28 तक। 25 से लेके 28 तक बात की गई आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक। अब अगले कौन से स्वतंत्रता और अधिकारों की बात की गई, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। एक यहां पर अभी आ जाएगा आपका। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद जिस अधिकार की हमारे बात की गई वो थी आपकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब आपके सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक बात की गई? आपके आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, 29 एंड 30 आर्टिकल में बात किया गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी आपके संस्कृति, आपका शिक्षा, उनको आपको संभाल के बचा के रखने का अधिकार है, प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। कोई उसमें हस्तक्षेप किया तो उसको पूरा जेल जाने का अधिकार है, ठीक है ना। अब 5 हो गए आपके, मतलब अभी 2 और बचे हैं, तो हम यहीं पे ही कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एक ही बोर्ड पे आपका पूरा सारी चीजें सामने रहे। तो यहां तक अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, साथ साथ नोट कर सकते हैं। अगला जो हम बात करेंगे, 6वां जो हमें राइट्स दिया गया शुरुआत में ही, वो था आपका संपत्ति का अधिकार। ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया था कि आपको संपत्ति अपना रखने का अधिकार है, उसको संभाल के रखने का अधिकार, बेचने का अधिकार पूरी तरीके से आपको दिया गया। इसलिए कहा गया इस अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, क्या कहा गया? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में रखा गया? दिमाग लगाओ, आर्टिकल 31। ठीक, आर्टिकल 31 में बात की गई संपत्ति के अधिकार की। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 आपका आया, और ये 7वां हमें क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या था भाई साहब? ये एक ऐसा अधिकार है आपका कि अगर ये आपके पास ना रहे, सबसे बड़ी बात समझना, ये एक ऐसा अधिकार दिया हमें संविधान के निर्माताओं ने या संविधान ने कि अगर ये आपके पास ना रहे तो जितने भी अधिकार की बात हमने की वो सब क्या है? शून्य है, वॉइड है, इनवैलिड है। समझ लीजिए जान ही नहीं है किसी में, मरे हुए। इस अधिकार में इतनी पावर है, ठीक है ना। इसीलिए आपके बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 जो हमारा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, अगर ये न रहे, और इसमें इतनी पावर है कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान का दिल है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 संविधान का दिल और आत्मा दोनों है। अब आप समझ लो, किसी की आत्मा ना रहे किसी के शरीर में तो मरा हुआ है। अगर ये अधिकार आपके पास ना रहे तो फिर आप खत्म हैं। अब आप कहेंगे सर क्या है ऐसा इसमें? तो ये चीज हम जानेंगे जब इसको पढ़ेंगे। ये एक ऐसा अधिकार है जो इन अधिकारों का अगर कोई आपका वायलेशन और हनन किया तो इसी अधिकार को यूज करते हुए, इसमें ऐसे ऐसे बाण है, ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, इसी अधिकारों का बाण और अस्त्र का यूज करके सुप्रीम कोर्ट का जब आप दरवाजा खटखटाओगे कि फलाने ने हमारे साथ बोलने से मना कर दिया, बिना बात के जेल में डाल दिया, जेल में डाल के मारे पीटे, अदालत में पेश नहीं किया, रोज सुबह शाम जाते हैं लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस नहीं बन रहा है, बगल का पड़ोसी पता नहीं कैसे उसको कुछ आता जाता नहीं, अधिकारी बन के बैठा है, तब ये मदद करेगा आपकी, पूछेगा काहे ऐसा कर रहे हो, जल्दी से करो, ये काम करो। मतलब आपके अधिकारों का हनन होगा तो मदद आपका आर्टिकल 32 करेगा। और किसके सानिध्य में आके? सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके। तो इसीलिए आपके अंबेडकर साहब ने कहा क्या है ये? संविधान की आत्मा है और दिल है। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? वेरी गुड। तो ये टोटल सातों हमारे क्या थे? आपके फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन वही समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ परिवर्तन होता है, ये यूनिवर्स का, ये नेचर का अटूट सत्य है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बदली, इसमें से कुछ ऐसी चीजें ऐसी निकल के आई जो कि लगा कि इसका यहां रहना उचित नहीं है। अब ब्रह्मा की लकीर तो थी नहीं कि इसको बदला नहीं जा सकता था, या इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता था, या इसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता था। अंबेडकर साहब ने या संविधान के निर्माताओं ने सबने बोला कि भाई अगर कुछ कमी जहां रहेगी, अगर ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ी कुछ रख देंगे, निकालने की ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे। तो समय के साथ जब चीज़ें बदली, परिवर्तन हुआ, तो ये पाया गया एक अधिकार इसमें ऐसा है जो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। और वो कौन सा अधिकार था? आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब आप सोचिए, आजादी के समय उतनी हमारे पास आबादी नहीं थी, 35 करोड़ लोग थे। जमीन जिसके पास जितनी थी उतनी थी। 20-30 साल का समय बीतता गया तो जमीन तो उतनी है, लेकिन आबादी क्या हुई? बढ़ गई। आबादी क्या होती गई? बढ़ती गई। तो जब आबादी बढ़ती गई, जमीन उतनी ही है, तो भैया एक लिमिटेड, भाई जिसके पास ढेर सारी जमीन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास थोड़ी सी जमीन है तो शुरुआत में 20 साल 25 साल पहले 2 लोग थे, अब कितने हो गए? 10-12 लोग। तो क्या होगा? तो हमें ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मुद्दा उठने लगा सरकार के सामने, कुछ किया जाए।
तो वो लोग क्या करना शुरू किए, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना शुरू किए, सरकार कैसे हमारी जमीन छीन लेती है। सरकार को जब बुलाया गया, भैया काहे ऐसा कर रहे हो, तो सरकार भी बोली भैया जमीन की बहुत जरूरत है, जिनके पास नहीं है उनको और दो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चाहिए, रोड बनवाना, ट्रांसपोर्ट बनवाना, ब्रिज बनवाना है, भारत का नया निर्माण करना, कहां से करेंगे, जमीन नहीं रहेगा, सब ले लेके बैठे हैं बड़े बड़े लोग। कहा बात तो सही है दोनों लोगों की। तो वहां पे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, उसने पढ़ा बढ़िया से संविधान, कहा बाबा साहब ने एक अस्त्र भी दिया है, कितने बड़े विजनरी आदमी थे कि भैया कुछ अगर चेंज करना हो, घटाना जोड़ना पड़े तो एक अस्त्र देके जा रहा हूं, आर्टिकल 368, उसका प्रयोग करके तुम जोड़ घटा लेना। तो फिर सरकार को आदेश दिया गया, इसका प्रयोग करके 368 का तुम जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है सभी नागरिकों को, संपत्ति का अधिकार, उसको निकाल लो और उसको फंडामेंटल राइट्स ना बना के उसको क्या बना दो, एक लीगल राइट्स के दायरे में रख दो, एक कानूनी अधिकार के दायरे में रख दो, ताकि लोग हमारा दरवाजा भी रोज ना खटखटाएं, भाई कानूनी अधिकार के अंतर्गत उनको जमीन दी जाए और रखे उसको, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपका राइट्स टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था, वो क्या हो गया, एक फंडामेंटल राइट्स से हटके एक लीगल राइट बना दिया गया और उसको कहां पे रख दिया गया, ले जाके 300A में, 300 का में ले जाके रख दिया गया और इसका पार्ट भी बदल दिया गया। इसको पार्ट से भाई यहां से तो अब उठाए ही आर्टिकल 31 को, ले जाके उसको कहां पे रख दिए, 300A में, और एक नए भाग में उसको रख दिए बच्चों, भाग 12 में। तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। भाग 12 में इसको रख दिए संविधान के, और किस आर्टिकल में, 300A में ले जाके एक कानूनी अधिकार के रूप में। तो आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया, एक लीगल राइट्स हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो वर्तमान में अब हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी ये वाला अब हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया, ये आपके 1 2 3 4 5, अब जब एक चला गया तो ये 6वां हो गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इतनी बात समझ में आई। एक प्रश्न और यहां पे छूट गया बच्चों, जो बन सकता है, ये जो हम संशोधन कर रहे थे, ये पूछ लिया जाता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो संशोधन किया गया वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। तो ये प्रश्न आपका बनता है, कब किया गया, 44वें संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया, जिसमें उसको 300A में रखा गया और पार्ट 12 में रखा गया। तो बात इतनी क्लियर हो गई। तो ये एक तरीके से आपका इंट्रोडक्टरी लेवल था, जिसमें हमने देखा कितने तरीके के हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, अब कितने रह गए हैं, जिसको हटाया गया, किसके तहत हटाया गया, ये सब सारी जानकारी पता चल गई, ठीक है ना। तो अब जो है हम अगले लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, कि 12 से लेके 35 तक जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें क्या क्या कहा गया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, जिसकी वजह से हम लोग अब आगे देखेंगे 12 से 35 तक में क्या क्या बातें दी गई। ओके बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब